नमस्कार। संस्कृत का वैश्विक परिप्रेक्ष्य इस विषय के 4 पक्ष हो सकते हैं। पहला सांस्कृतिक पक्ष है। विश्व संस्कृति को संस्कृत भाषा का योगदान। यह एक बहुत बड़ा पक्ष है और विशद चर्चा इस पर लंबे समय तक की जा सकती है, की जानी चाहिए। किस प्रकार संस्कृत साहित्य के अंतर्गत जो ज्ञान की धरोहर है और उसमें अंतर्निहित जो जीवन मूल्य हैं, उन्होंने विश्व संस्कृति का निर्माण किया है। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, यह तो हमारा आदर्श ही रहा है। हमारे जो उदात्त विचार हैं, उनसे हम संसार को सुसंस्कृत बनाएं, संसार में उनका हम विस्तार करें। कर्णवन्तो विश्वमार्यम, संपूर्ण संसार को हम सुसंस्कृत बनाएं। इस सांस्कृतिक बोध के साथ विश्व में अपनी संस्कृति का प्रसार करने का जो संरंभ है, वह संस्कृत साहित्य का की पहली महत्वपूर्ण अभिप्सा है और इसीलिए संस्कृत के जीवन मूल्यों का प्रसार विश्व के बहुसंख्य देशों में इस अभिप्सा के कारण हुआ। यह पहला सांस्कृतिक पक्ष है। दूसरा पक्ष साहित्यिक पक्ष कहा जा सकता है। संस्कृत में अनेक ग्रंथ ऐसे हैं जो विश्व भर में फैले। यह सांस्कृतिक पक्ष से भी अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन्हीं ग्रंथों में तो वे सांस्कृतिक मूल्य हैं, जीवन मूल्य हैं, जिन्होंने विश्व संस्कृति का निर्माण किया है। ऋग्वेद है, रामायण है, महाभारत है और भी अन्य ग्रंथ हैं। पर कुछ ज्ञान मीमांसा के ग्रंथ हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, वात्स्यायन का कामसूत्र है, पाणिनि की अष्टाध्यायी है, जिन्होंने ज्ञान का आलोक प्रदान किया और जीवन के विविध पक्षों को आलोकित किया संसार में। यह संस्कृत साहित्य का अनुपम योगदान रहा विश्व संस्कृति के निर्माण में और वैश्विक परिप्रेक्ष्य का उसका यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसी से जुड़ा हुआ एक रचनात्मक पक्ष भी है कि संस्कृत में रचनाएं भारत में ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में होती रहीं। इस पर भी बहुत विस्तार से चर्चा की जा सकती है। तीसरा पक्ष संस्कृत की विश्व में इस समय जो स्थिति है, उसके अध्ययन की, उसके साहित्य के अध्ययन की, यह भी महत्वपूर्ण पक्ष है। विश्व के अनेक देशों में संस्कृत जिस तरह से देखी जा रही है, उसका अध्ययन किया जा रहा है, उसकी संभावनाओं को खोजा जा रहा है, यह एक पक्ष है। यह भी विस्तृत चर्चा की अपेक्षा रखता है। और चौथा पक्ष कि आज के प्रौद्योगिकी और तकनीकी के युग में संस्कृत की क्या नई संभावनाएं हो सकती हैं। ये 4 पक्ष हैं। चारों में से प्रत्येक को लेकर कई-कई दिनों तक चर्चाएं की जा सकती हैं निरंतर। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय हैं और इन पर विशद, गंभीर, गहन चर्चा की अपेक्षा है। संक्षेप में एक झलक देते हुए, विहंगावलोकन करते हुए मैं कुछ बातें कहूँगा। हमारे यहाँ संस्कृत ने संसार को जीवन मूल्य, जीवनादर्श प्रदान किए या उसके साहित्य ने, यह तो है ही, पर आज के समय में नितांत उत्तर आधुनिक काल में जो बहुत बड़ा विचार संस्कृत ने दिया है, वह भाषा के संबंध में है। हमारे यहाँ राजशेखर ने कहा कि कवि वचना यत्ता च लोक यात्रा सैव निश्रेयस मूलम। कवि वचनों के आयत्त है लोक यात्रा। कवि वचन लोक यात्रा को निर्धारित कर सकते हैं, सुनियोजित कर सकते हैं, समुन्नत कर सकते हैं और निश्रेयस की ओर ले जा सकते हैं, मुक्ति का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। तो साहित्य और भाषा का उपयोग, इस प्रकार का उपयोग कि विश्व की रचना, नए विश्व की रचना की जा सके, यह प्रत्यय संस्कृत अपने दर्शन के द्वारा देती है। भर्तृहरि का जो दर्शन है वाक्यपदीयम में,
उसके द्वारा, भाषा के द्वारा विश्व निर्माण का बोध, विश्व निर्माण की प्रक्रिया, इस पर व्यवस्थित विचार किया गया। और भाषा से हम संसार को बदल सकते हैं, नए विश्व की रचना कर सकते हैं। मनुष्य की सृजनात्मकता, उसकी शक्तिमत्ता का प्रत्यय इससे मिलता है। शब्द जो है प्रकाशक ही नहीं है। भाषा केवल अर्थ व्यवहार के ही लिए नहीं है, अर्थबोध मात्र के लिए नहीं है, लोक व्यवहार के लिए नहीं है, संप्रेषण का माध्यम मात्र ही नहीं है, बल्कि वह इलेवेट कर सकती है, ऊंचाइयों पर ले जा सकती है चेतना को, नई चेतना का निर्माण कर सकती है। यह जो विचार है और उसकी प्रक्रिया जिस प्रकार से बताई गई कि किस प्रकार से शब्द ब्रह्म की अवधारणा भर्तृहरि बताते हैं। विटगेन्स्टाइन की जो पहली किताब थी, उसमें उन्होंने कहा कि भाषा हमारे समाज के यथार्थ से नियमित और नियंत्रित होती है, निर्धारित होती है। अंतिम ग्रंथ जो उनका है, उसमें उन्होंने यह स्वीकार किया कि केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कहना कि भाषा हमारे समय के सामाजिक यथार्थ से, हमारे समय की वास्तविकताओं से नियमित और परिचालित होती है। उतना ही सत्य यह भी है कि भाषा के द्वारा सामाजिक यथार्थ नियंत्रित और निर्धारित होता है। तो वाक से यह संसार जन्मा, यह जो मंतव्य ऋग्वेद के ऋषियों ने प्रकट किया, वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे, और जिसकी तार्किक और दार्शनिक उपपत्तियों को भर्तृहरि ने प्रकाशित किया कि यह प्रक्रिया कैसे होगी, कैसे चेतना में शब्द जो है स्फोट की प्रक्रिया के द्वारा झंकृत होते हैं और चेतना में सीधे संक्रांत होते हैं। यह विचार पूरा, भाषा का दर्शन, यह आधुनिक विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। ऋषियों की वाणी में सृष्टि के आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों स्तर पिरोए हुए हैं। और जीवन के तीन रूप जो हैं, वैयक्तिक जीवन, सामाजिक जीवन और ब्रह्मांडीय जीवन, इन तीनों को वे अपनी वाणी से रचते हैं। तो इतना विशाल विस्तृत कैनवस, इतनी बड़ी परिधि संस्कृत समेटती है। यह हमारे मस्तिष्क मस्तिष्क के क्षितिजों का इस प्रकार से विस्तार करती है। संस्कृत साहित्य की परंपरा व्यक्ति चेतना, समाज चेतना तथा विश्व चेतना, इन त्रिविध चेतना के स्तरों को उन्मीलित, संस्कारित और परस्पर संबद्ध करती है। संस्कृत जीवन की समग्रता का उत्सव है और आज के विच्छिन्न, विखंडित जीवन में जो समग्रता संस्कृत हमें देती है, उसकी आवश्यकता है। विचारों के द्वारा हम विश्व विजय करते हैं। शस्त्रों से हम विश्व विजय नहीं करते, शास्त्र से हम विश्व विजय करते हैं। इसकी बहुत आवश्यकता है, इस विचार की, इस आदर्श की। और संस्कृत ने तो कुछ हजार वर्षों तक यह कार्य किया कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग 10 देशों में कम से कम 1000 वर्षों तक संस्कृत का वैचारिक साम्राज्य रहा। संस्कृत वहाँ की राजकार्य की भाषा बनी रही, संस्कृत में शिलालेख लिखे गए। उससे बढ़कर संस्कृत में जो संस्कृति है, उसका जो धर्म है, उसको वहाँ अंगीकार किया गया। तो यह संस्कृत की परंपराओं में विश्व को रूपांतरित करने की, विश्व को नई प्राण शक्ति से सिंचित करने की जो क्षमता है, उसके कारण हम लोगों ने, भारत के लोगों ने विश्व पर कभी शस्त्रों से हमला नहीं किया। विचारों के स्वराज्य को स्थापित किया हमने, और उस स्वराज्य को अन्य देशों ने अंगीकार किया। दूसरा जो पक्ष है इस विषय का, कि संस्कृत साहित्य किस प्रकार से विश्व साहित्य बनता गया है। वैदिक काल से लगा करके और आज तक यह प्रक्रिया जारी है। और रामायण और महाभारत किस प्रकार से अत्यंत प्राचीन काल से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में फैल जाते हैं, वहाँ की संस्कृति का अविभाज्य अंग बन जाते हैं, वहाँ की कथाओं में गुथ जाते हैं, वहाँ की कलाओं में, वहाँ के नाटक में, रंगमंच में। इन दोनों हमारे महाकाव्यों की कितनी बड़ी भूमिका रही है उन सब के निर्माण में। तो यह साहित्य किस प्रकार से फैला, और साहित्य की, संस्कृत साहित्य की वैश्विक भूमिका
बहुत ही विचारणीय पक्ष है। और अनेक ग्रंथ तो ऐसे हैं जो अपने धार्मिक महत्व के कारण उनका प्रचार प्रसार हुआ। जैसे बौद्धों का साहित्य है, त्रिपिटक साहित्य है। बौद्ध धर्म का जैसे-जैसे प्रचार प्रसार हुआ और श्रीलंका में, तिब्बत में, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में, जापान में इनका अनुशीलन हुआ और बहुत सारे संस्कृत के बहुमूल्य दुर्लभ ग्रंथों को तिब्बत और श्रीलंका में बचा कर के रखा गया। यहाँ तक कि जो भारत से सहस्रों ग्रंथ लुप्त हो गए, वे वहाँ पर सुरक्षित रहे और उनको आज के समय में राहुल सांकृत्यायन जी जैसे मनीषियों ने पुनरुद्धार उनके उनमें से अनेक ग्रंथों का किया। यह तो उनका जो धार्मिक महत्व है उसके कारण संभव हुआ। पर जो साहित्यिक श्रेष्ठ ग्रंथ हैं, कथाएँ हमारी लोकप्रिय कथाएँ, वे भी संसार में फैली और विश्व में विचारों के प्रसार में, विश्व को रंजित करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। पंचतंत्र एक ऐसा ग्रंथ है, छठी शताब्दी से उसके दक्षिण छठी शताब्दी से उसके अरब देशों में अनुवाद आरंभ हो जाते हैं। ईरान के बादशाह अनुशीरवान, जिनका कि समय 531 से 579 ईस्वी तक है, उनके आदेश से वहाँ के एक वैद्य भारत आए और वो पांडुलिपियों की खोज में आए थे और यहाँ से पंचतंत्र की पोथी को लेकर के गए। बादशाह अनुशीरवान के आदेश से पंचतंत्र का पहलवी भाषा में अनुवाद हुआ। पहली भाषा में जो अनुवाद हुआ था छठी शताब्दी में, वह तो प्राप्त नहीं होता है। बुजुर्ग महर्ष उनका नाम था, जो चिकित्सक यहाँ आए थे और पंचतंत्र की पोथी लेकर के गए थे। वो अनुशीरवान के वजीर भी बताए गए हैं और चिकित्सक भी थे, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। और पहलवी अनुवाद भी इन्होंने बुर्जोई ने किया, ऐसा उल्लेख मिलता है। पर प्राचीन फारसी में, सीरियाई भाषा में पंचतंत्र के अनुवादों की श्रृंखला उस पहलवी अनुवाद के द्वारा चल निकली, रूपांतर उसके होते चले गए। उन्होंने उसको कई रूपों में नया-नया नए आयाम भी उसमें जोड़े और चित्रित पांडुलिपियाँ वहाँ पंचतंत्र की बहुत सी तैयार की गईं। कलिलह, तिम्नह, ये मूल नाम रखा गया पंचतंत्र का, पंचतंत्र के प्रथम तंत्र संधि भेद के आधार पर। और कर्टक और दमनक जो पात्र हैं उसके उनके नाम लेकर के, और फारसी में फिर और भी अनुवाद हुआ, अरबी में अनुवाद हुए। यही पंचतंत्र के वैश्विक प्रसार का द्वार यहाँ से खुलता है। संस्कृत से सीधे पंचतंत्र नहीं विश्व में पहुंचा। अत्यंत प्राचीन काल में, आज से 1500 वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष पूर्व पंचतंत्र जो सारे विश्व में फैला है, उसमें ये जो पहलवी अनुवाद हुआ, फिर सीरियाई में अनुवाद हुआ, फिर जो प्राचीन फारसी में अनुवाद हुआ, अरबी में अनुवाद हुआ, उन अनुवादों के अनुवाद फिर लैटिन आदि भाषाओं में हुए और सारे विश्व में पंचतंत्र एक महान कथा ग्रंथ के रूप में बहुत लोकप्रिय हुआ, उसको अपनाया गया और कई-कई नए रूपों में उसको पुनः संस्कृत भी किया गया। रूमी ने तो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। पंचतंत्र की कहानियों को मौलाना जलालुद्दीन रूमी अपनी कविताओं में, अपनी मसनवियों में गूँथते हैं और सर्वथा नई अद्भुत व्याख्याएँ उनकी करते हैं। वे उनकी दार्शनिक और आध्यात्मिक व्याख्याएँ करते हैं। वे कहते हैं कि जितनी कथा हमें मिली है, वह तो छिलका भर है। उसके भीतर जो सार है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। तो यह डॉक्टर बलराम शुक्ल ने इस पर विस्तार से लिखा है और वहाँ से समझा जा सकता है, यह जो वैश्विक प्रसार है पंचतंत्र का, और भी अनेक कथा ग्रंथ हैं हमारे, ये वे विश्व में फैले। इसका दूसरा पक्ष भी है, जिस पर कि ध्यान कम दिया जाता है कि जो अरबी का साहित्य है, फारसी का जो साहित्य है, उसका संस्कृत में अनुवाद हुआ और एक नहीं अनेक ग्रंथों का, कथा ग्रंथों का अनुवाद हुआ। यह जो यूसुफ जुलेखा है, उसका अनुवाद हुआ कश्मीर में 16वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में। और भी अनेक ग्रंथ हैं। अलिफ लैला का अनुवाद हुआ संस्कृत में। एक लंबी परंपरा बनती है। संस्कृत की अरब देशों से जो साहित्यिक
आदान प्रदान की परंपरा है, शास्त्रीय विचारों के आदान प्रदान की जो परंपरा है। ज्योतिष से भी रमल और ताजिक के सिद्धांत आए, वो संस्कृत के ज्योतिष के ग्रंथों में उनको लिया गया और यह स्वीकार किया गया कि ये वहां से सीखे गए हैं। यह कृतज्ञता भी संस्कृत ने ही दी है और इससे ही विश्व संस्कृति बनती है। पर एक दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है संस्कृत का, कि संस्कृत विश्व में रचनात्मक अभिव्यक्ति की भाषा भी है। वैदिक काल से लगाकर आज तक भारत में तो संस्कृत में साहित्य खूब लिखा ही जाता है, नया मौलिक साहित्य लिखा जाता है। नई नई विधाएं, नई रचनाएं निरंतर होती रही हैं। आधुनिक काल में भी 19वीं 20वीं और 21वीं शताब्दियों में कितना अधिक विपुल साहित्य संस्कृत में आ रहा है। पर केवल भारत की ही भाषा संस्कृत नहीं रही। रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए भी संस्कृत को विश्व के अनेक देशों में अपनाया गया और यह विशेष रूप से नेपाल में, श्रीलंका में और अन्य देशों में भी हुआ कि संस्कृत में लिखने वाले, संस्कृत में कविता लिखने वाले इन देशों में होते रहे, अभी भी हैं, बराबर हैं। यह एक प्रचार किया जाता है कि संस्कृत भारत की भाषा और कर्मकांड की भाषा, धार्मिक साहित्य की भाषा। यह दुरभिसंधि के अंतर्गत हमारे औपनिवेशिक शासनकर्ताओं ने संस्कृत की एक छवि गढ़ी और उसको हमने स्वीकार कर लिया। तो इन तथ्यों को परे हटा दिया गया, दबा दिया गया और भुला दिया गया कि संस्कृत किस प्रकार से रचनात्मक अभिव्यक्ति की भाषा रही है। और स्वतः स्वेच्छा से संस्कृत को अपनाया, किसी दबाव के तहत नहीं, सारे विश्व में अनेक लोगों ने। 40 साल पहले मैंने सूर्योदय पत्रिका में, 41 साल पहले की बात, सूर्योदय पत्रिका में बाघ कन्बे की मार्मिक कविता पढ़ी संस्कृत में। वह कोरिया के विभाजन को लेकर बहुत दर्द भरी कविता वे लिखते हैं। कोरिया से यहाँ आए, चले भी गए वापस कोरिया। संस्कृत में उनकी 2 पुस्तकें हैं, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अमरु शतक लीला, जो अमरु शतक की टीका है, सुंदर रस में डूब कर लिखी गई संस्कृत टीका, और एक कथा ग्रंथ उनका संस्कृत में है और कविताएं उन्होंने लिखी। और किस प्रकार से अपने देश को छोड़कर भारत में मैं आया और अपनी जन्मभूमि की मैं याद करता हूँ, ये भाव उसमें प्रकट किए उन्होंने। निस्त्रिंश मरु संकाशे चित पुष्प विशोषणे विदेशे कष्ट भूयिष्ठे सुरत बांधव वर्जिते। मरुस्थल की तरह यह देश, चित्त के फूल को सोखने वाला, इस विदेश में बहुत कष्ट उठा करके मैं रह रहा हूं, मेरे सुरत बांधव सब छूट गए। हायनानि बहून्यत्र धृत्वा कृच्छ्रेण जीवितम प्रवसन्नपि देशम स्वम विस्मरेयम कथम प्रियम। बहुत सारे दिन मेरे बीत गए, यहाँ अध्ययन के लिए मैं रह गया, पर अपने प्रिय देश को कैसे भूल दूं। प्रवास करते हुए यहाँ निदाघ तप्त कंठो वै नीलकंठ प्रतीक्षते जीवना जीवनावर्षिणीमेव सोत्कंठ प्रावृशम यथा। निदाघ से तपती हुई गर्मी में सूखते कंठ वाला नीलकंठ मयूर जिस प्रकार से प्रतीक्षा करता है जीवन वर्षा करने वाली प्रावट या वर्षा की, उसी तरह से चिरप्रवास संतप्तस तथा हम तो निरंतरम मातृभूमि स्मराम्येव प्राणदाम स्वानुरागिणी। चिरप्रवास से संतप्त में निरंतर स्मृति करता हूँ अपनी मातृभूमि की, जो प्राणदा है, जो मुझ पर अनुराग रखती है। पैसा रुचिरेणैव पीतो पीनोग्निम दूरवर्तिनीम वृषम पिपासितम वत्सम यथा कर्षति सोत्सुकम। कौन कह सकता है कि ये बाग कन्वे किसी विदेशी कोरिया के कवि की रचना संस्कृत में है। लगता है कि जैसे माघ भारवी के समय की लिखी हुई कोई कविता है, अमरुक के समय की लिखी हुई कविता है। अमरुक के रस में तो बसे ही हुए थे। तो चिरप्रवास संतप्तस्तथा हम तो निरंतरम मातृभूमि स्मराम्येव प्राणदाम स्वानुरागिणीम पैसा रुचिरेणैव पीनोग्निम दूरवर्तिनीम
भृशं पिपासितं वत्सं यथा कर्षति सोत्सुकम। जैसे दूध भरे हुए थनों वाली गाय, पीनोग्नि, दुर्लभ शब्दों का प्रयोग किया है जिन्हें कि अब संस्कृत में पढ़ने वाले भुला ही चुके होंगे कि गाय के 4 थनों के ऊपर का जो बड़ा दूध से भरा हुआ अंग होता है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं। लोक भाषाओं में उसके लिए शब्द होंगे, लेकिन जो भाषा हम पढ़े लिखे लोग बोलते हैं उसमें तो ये सारे शब्द विलुप्त हो चुके। कटोग्नि भी कहा है, पिनोग्नि कहा है बाघ कन्बे ने, जो दूध से भरा हुआ है। ऐसी प्यासे भूखे अपने बछड़े को जैसे गाय पुकारती है, वह प्रशम पिपासितम वत्सम यथा कर्षति सोत्सुकम, वह भी उत्सुक है, उसको जैसे गाय अपनी ओर खींचती है अपने रंभाने के द्वारा, उसी तरह से मातृभूमि मुझे खींच रही है। स्वांतस प्रशानुरागेण जन्मभूमिस्तथैव माम। अंतिम श्लोकों में वाक कन्वे ने कहा है कि वही मेरी जन्मभूमि दो टुकड़ों में बट गई। उसकी वेदना मुझे बहुत अधिक होती है यहाँ रहते हुए याद कर करके। बहुत पहले, 50 एक वर्ष पहले, डॉक्टर वी राघवन ने पाश्चात्य विदुषाम संस्कृत पद्यानि शीर्षक एक लंबा लेख लिखा। उसमें उन्होंने यूरोप के देशों के अनेक विद्वानों के संस्कृत में लिखे हुए पद्यों को, कविताओं को उद्धृत किया। बहुत सारे विद्वान हैं, वह एक अच्छा लेख है। उसके बाद उस लेख के आधार पर उसको बिना एक्नॉलेज किए, और मेरे एक लेख को भी बिना एक्नॉलेज किए, सत्यव्रत शास्त्री ने यूरोपियन कवियों की संस्कृत में कविताएं शीर्षक से अंग्रेजी में पुस्तक छाप दी। लेकिन जिन्होंने पहले कार्य किया है वो मूलभूत ग्राउंड वर्क राघवन कर गए, और मेरा भी एक लंबा लेख उस पर संस्कृत में छपा हुआ था, उन्होंने स्वयं मंगवाया। मेरा तो स्वभाव कुछ ऐसा रहा है कि जो अग्रज काम कर गए हैं उसका कृतज्ञता प्रकाश कर देना चाहिए यदि हमने उनसे लिया है, और लिया तो बहुत कुछ हमने है ही। जो हमने कहा है उन्हीं के कहे हुए को हमने थोड़ा बहुत बढ़ाया। गयाचरण त्रिपाठी जी ने, जर्मनी के एक विद्वान कार्ल कापेलर, उसकी उनके 2 शतक प्रकाशित कर दिए संस्कृत में लिखे हुए, मूलतः संस्कृत में ही लिखे गए, और ये नहीं किया कि जर्मन में लिख के अनुवाद करेंगे, संस्कृत में लिखना ही था। और जो यूरोप के श्रेष्ठ विचारक दार्शनिक हैं, उनके वचनों को उन्होंने संस्कृत में बांधा है। यवन शतकम नाम से शतक कार्ल कापेलर ने लिखा। यह विदेश से ही छपा था किसी रिसर्च जर्नल में, गयाचरण त्रिपाठी जी ने उसका भारतीय संस्करण निकाल लिया है। तो अत्यंत प्राचीन काल से संस्कृत रचना की भाषा रही है, सहज स्वाभाविक रचना की भाषा रही है। और संस्कृत के इने गिने महाकाव्यों में जो एक महाकाव्य है, कालिदास के बाद जिसको सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना गया संस्कृत का, जानकी हरण महाकाव्य, कवि कुमारदास का, वह तो जानकी हरण महाकाव्य के प्रणेता कुमारदास लंका के कवि हैं, श्रीलंका के कवि हैं, वहीं के राज परिवार के वो थे। कुछ समय के लिए यहाँ आए थे, पुनः अपने देश चले गए, और महाकाव्य जो उन्होंने लिखा है, जिसके बारे में यह माना गया कि कालिदास के बाद उतना श्रेष्ठ महाकाव्य संस्कृत, और निश्चित रूप से श्रेष्ठ कवि हैं, निश्चित रूप से कालिदास के स्तर तक उनकी कविता पहुंचती है। जानकी हरण महाकाव्य की जो कविता है, जानकी हरणम कर्तुम रघुवंशे स्थिते सति कवि कुमारदासश्च रावणश्च यदि क्षमा। राजशेखर ने जो संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवियों की प्रशस्तियां की हैं, 37 पद्य उन्होंने लिखे 10वीं शताब्दी में, और संस्कृत का एक लघु इतिहास ही लिख दिया, संस्कृत कविता का एक लघु इतिहास लिख डाला उन्होंने। उसमें उन्होंने कालिदास के बाद जानकी हरणकार कुमार संभव की प्रशस्ति की, कि जानकी हरण करने में, रघुवंश के रहते हुए यदि कोई जानकी हरण करने में समर्थ हो सका तो 2 ही लोग हो सके, एक कवि कुमारदास और दूसरे रावण। रघुवंश के रहते हुए जानकी हरण करने की हिम्मत रावण कर सकता था, और रघुवंश महाकाव्य के होते हुए जानकी हरण जैसा उसी के स्तर का महाकाव्य बनाने का सामर्थ्य कुमारदास में हो सकता था। ये श्लेष के द्वारा प्रशस्ति उन्होंने कर दी। तो कितनी बड़ी प्रतिभा कुमारदास की है, यह राजशेखर इसके द्वारा
चिन्हित करते हैं। नेपाल में तो बड़ी लंबी परंपरा है, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी संस्कृत में लिखे हुए शिलालेखों की। उन शिलालेखों में लंबी कविताएँ हैं। नेपाल के शिलालेखों और या विशेष रूप से कंबोडिया के शिलालेख, 1000 से ज़्यादा शिलालेख मिलते हैं और किसी में 200, 250, 300 तक श्लोक हैं। बहुत सुंदर कविताएँ उन शिलालेखों में हैं। यद्यपि इतिहास है, राजाओं की प्रशस्तियाँ हैं, पर जिन लोगों से वो लिखवाए गए वो अच्छे कवि थे उन देशों के संस्कृत के। और थाईलैंड में, सियाम देश में, बर्मा में, कंबोडिया में, मलेशिया में संस्कृत में अनेक शिलालेख मिलते हैं जिनमें कि विश्व का इतिहास संजोया गया है, वंशावलियाँ संजोई गई है, लेकिन कविता भी उनमें है। और नेपाल में बड़ी लंबी परंपरा 5वीं शताब्दी से लगा करके और आधुनिक काल तक शिलालेखों की है। लेकिन नेपाल में तो बहुत बड़े-बड़े पंडित संस्कृत के, बड़े-बड़े विद्वान और कवि भी हुए। अनेक महाकाव्य लिखे गए, अनेक नाटक लिखे गए। किन-किन का परिचय यहाँ दिया जाए। माणिक्य उपाध्याय 14वीं-15वीं शताब्दी के आसपास हुए और नेपाल के जयस्थिति मल्ल राजा के आश्रय में वे रहे 14वीं शताब्दी में। इनके पुत्र ऋषिकेश ने ध्वन्यालोक पर टीका लिखी। कंसनारायण लक्ष्मीनाथ उनके दामाद थे। राघवानंदम और भैरवानंदम ये 2 नाटक हैं माणिक्य उपाध्याय के। वक्लेश्वर काव्यम इनकी काव्य रचना है। राघवानंदम राम कथा पर है, भैरवानंदम तांत्रिक अनुष्ठान पर आधारित महाकाव्य है। विशालकाय महाकाव्य लिखे गए, ऐतिहासिक महाकाव्य भी लिखे गए, पौराणिक कथाओं पर आधारित महाकाव्य भी लिखे गए, कथाएँ भी लिखी गईं, कविताएँ भी लिखी गईं। हेमराज घिमिरे 19वीं शताब्दी के कवि हैं। उन्होंने कविताएँ लिखी हैं, खंडकाव्य लिखे हैं। हरिशरण उपाध्याय, इनकी भारत की संस्कृत पत्रिकाओं में कविताएँ खूब छपती रही हैं। तो नेपाल का संपर्क भारत से बना रहा, भारत का संपर्क नेपाल से बना रहा और विपुल साहित्य है, अनेक कवि हैं। बहुत सारे कवियों के नाम मेरे सामने हैं। पशुपति झा ने 20वीं शताब्दी में नेपाल साम्राज्योदय महाकाव्य लिखा। 15 सर्गों का महाकाव्य है। नेपाल देश का आदिकाल से लगा करके जो इतिहास है, उसको उन्होंने वीरेंद्र विक्रम के समय तक का वर्णन इस महाकाव्य में किया। वाताववानम इनका दूसरा काव्य है। इसी तरह से अन्य देशों में भी परंपराएं संस्कृत में रचना की रही हैं। नेपाल की परंपरा तो बहुत स्मरणीय है। विशाल साहित्य है वहाँ संस्कृत का और आधुनिक काल तक नया साहित्य वहाँ उसी तरह से लिखा जा रहा है। मैं 5 साल तक साहित्य अकादमी की संस्कृत पत्रिका संस्कृत प्रतिभा का संपादक रहा। 2012 से 2017 तक त्रैमासिक संस्कृत प्रतिभा का संपादन मैंने किया। उस पत्रिका में मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यम नाम से स्तंभ आरंभ किया, क्योंकि मुझे पता था कि संस्कृत में रचनाएँ भारत में ही नहीं होती, भारत के बाहर भी होती हैं। और वो कवि वहाँ लिखने वाले लोगों को हमारे यहाँ जाना नहीं जाता है। तो मैंने उस स्तंभ के अंतर्गत रूस की एक विदुषी हैं, अनास्तासिया गुरिया, उनके, चेखव के और पुष्किन की कविताओं के अनुवाद संस्कृत में उनके द्वारा किए हुए छापे। मैंने अमेरिका के प्रवासी भारतीयों के काव्य, सुंदर काव्य, वो समृद्ध काव्य उसमें प्रकाशित किए उस पत्रिका में। मैंने बांग्लादेश के संस्कृत में लिखने वाले कथाकारों की कथाएँ, कविताएँ उसमें प्रकाशित की। तो यह किसी के कहने से, किसी के दबाव के तहत तो नहीं बांग्लादेश का संस्कृत का विद्वान संस्कृत में लिख रहा है, अमेरिका में रहने वाला संस्कृत में लिख रहा है। स्वतः प्रेरणा से लिख रहा है। इसलिए संस्कृत स्वतः विश्व भाषा है। उसको दबाया जाए, रोका जाए तब भी वह विश्व भाषा बनी रहेगी। इसके बहुत सारे उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। संस्कृत के सम्मेलनों में विदेशों के लोग आते हैं, वो जल्दी से कुछ श्लोक लिख कर के संस्कृत में अपना हमको बताते हैं। फ़िनलैंड के हेलसिंकी नगर के निवासी हैं मेंसब्रू। वो वैष्णव चैतन्य मतानुयायी हैं और दीक्षा नाम उन्होंने भृगुपाद दास अपना रखा है। इन्होंने श्री श्री षट्भुजाष्टकम संस्कृत में लिखा, बड़ा समृद्ध काव्य है। और सोपज्ञ टीका, अपनी संस्कृत टीका भी उन्होंने विस्तार से उस काव्य की लिखी है, छपा हुआ है। और
चैतन्य के षड्भुजात्मक रूप का इसमें स्तवन किया गया है। कल्पना और भाव की बड़ी समृद्धि इस काव्य में है। उन्होंने जज़्ब कर लिया है संस्कृत की जो क्लासिकी गठन है, अभिव्यक्ति है उसको। तो यह है मेंस ब्रू को हमने देखा कि वो सुंदर रचना तुरंत कर लेते हैं। उन्होंने उस समय हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन पर एक सुंदर श्लोक लिख कर के हमको दिया उसी समय, शार्दुल विक्रीडित छंद में। ऐसे अनेक लोग हैं, जिनकी अभिव्यक्ति संस्कृत में सहज रूप में होती है। उनकी अभिव्यक्ति की भाषा संस्कृत बन जाती है। उनकी मातृभाषा अपनी विदेशी हो सकती है, उस भाषा में भी वो लिखेंगे ही। लेकिन कौन रोकता है यदि मैं 2-3 भाषाओं में लिखता हूँ, मेरा मन है। कई लोग अपनी भाषा के साथ संस्कृत में लिखना चाहते हैं और यह संभव है कि जो वे संस्कृत में लिखें, वे अपनी भाषा में नहीं लिखते। ऐसा बहुत होता है, ये अनेक लोगों का अनुभव है। इसीलिए राहुल सांकृत्यायन भी संस्कृत में लिखते थे। वो संस्कृत में जो उन्होंने लिखा है, वो अन्य भाषा हिंदी में उनके लिखे हुए साहित्य में वो नहीं है। नागार्जुन ने जो संस्कृत में कविताएँ लिखी हैं, उस तरह की कविताएँ उनकी हिंदी में नहीं हैं। उल्टा भी सत्य है कि मैथिली में जैसी उनकी कविताएँ हैं, वैसी संस्कृत और हिंदी में नहीं हैं। और जो हिंदी में उनकी जैसी कविताएँ हैं, उस तरह की कविताएँ संस्कृत और मैथिली में नहीं हैं। हर भाषा की अपनी प्रकृति है। हर भाषा हमारे भीतर रमती है, हमारे भीतर खेलती है, हमारे भीतर आनंद करती है और उमड़ती है, घुमड़ती है। यही विचार तो भर्तृहरि ने दिया था। भाषा एक जीवंत विग्रह बन जाती है। यह एक ऐसा विचार है जो विचारणीय है विश्व के लिए आज। लैंग्वेज एज़ ए लिविंग बॉडी, ये और किसी ने कदाचित इस रूप में नहीं कहा जिस रूप में भर्तृहरि कहते हैं। और इसको संस्कृत में रमे हुए लोग जिस प्रकार से करके बताते हैं कि केवल अभिव्यक्ति के लिए संस्कृत नहीं है, कोई भी भाषा नहीं है। वो एक जीवंत विग्रह बना सकती है और बन सकती है। यह विश्व की अनोखी देन संस्कृत को उसकी रचनात्मकता के द्वारा भी है, जो अंतिम पक्ष रह जाता है इसके साथ, वह आज के तकनीकी के युग में संस्कृत का क्या योगदान हो सकता है। इस पर विस्तार से चर्चा करने का समय नहीं है। अन्य अन्य किसी मंचों पर चर्चाएँ अन्य किन्हीं मंचों पर मैं करता रहा हूँ। रिक ब्रिक्स अमेरिका के नासा में वैज्ञानिक हुआ करते थे। उन्होंने 1980 के आसपास कहीं घोषणा की कि कंप्यूटर को जिस तरह की भाषा की आवश्यकता है, वह संस्कृत हो सकती है। उनसे फिर कहा गया कि संस्कृत में तो कविताएँ लिखी जाती हैं, अखबार छपते हैं, गज़ल लिखी जाती है, नया साहित्य लिखा जाता है। तो आप यह मान कर के यदि कह रहे हैं कि संस्कृत जो है मोस्ट अनएम्बिगुअस भाषा है, उसमें व्यर्थक नहीं हो सकता है कोई भी शब्द और सर्वथा विसंगति रहित एक अर्थ को प्रत्यायित, सत्यापित उसकी भाषा उसकी वाक्य रचना करती है, तो यह तो सही नहीं है। रिक ब्रिक्स ने कहा कि वो अध्ययन कर चुके हैं। उनका आशय यह था कि पाणिनि की जो कोटियाँ हैं व्याकरण की, और नव्यन्याय ने जो भाषा इजाद की 12वीं शताब्दी में, वह कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के लिए, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के लिए उपादेय हो सकती है। बाद में रिक ब्रिक्स ने अपने 2 शोध पत्र प्रकाशित किए, भारत भी आए, उन्होंने चर्चा की। उसके कारण भारत में और विदेशों का मुझे पता नहीं, लेकिन विशेष रूप से भारत में कंप्यूटर की तकनीकों के लिए संस्कृत का उपयोग कैसे, कहाँ किया जा सकता है, इस पर कई संस्थानों में कार्य शुरू हुए। आईआईटी कानपुर में, आईआईटी मुंबई में, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में। इनमें से ट्रिपल आईटी हैदराबाद के जो प्रोजेक्ट्स हैं, शोध योजनाएँ हैं, उनसे मेरा भी संपर्क संबंध रहा है। राजीव संगल जो पहले आईआईटी कानपुर में काम करते थे और बाद में ट्रिपल आईटी हैदराबाद में गए, वहाँ से फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आईआईटी में गए। वो अनेक वर्षों तक इस तरह के प्रोजेक्ट से संबंधित रहे हैं, उपक्रम करते रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा कुछ मेजर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है जहाँ तक मैं समझता हूँ, लेकिन संभावनाएँ बनी हुई हैं। कुछ पैकेजेज़ तो बनाए ही गए हैं ट्रांसलेशन के, अनुवाद के, जिनमें कि पाणिनि की जो प्रविधियाँ हैं और जो व्याकरण की कोटियाँ हैं, उनको स्वीकार करके और
अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में कैसे सहजतापूर्वक मशीन कर सकेगी, इसके प्रयोग किए गए, सत्यापित किए गए, उनके पैकेज भी मिलते हैं, तैयार किए गए। इस पर कई जगह काम हो रहा है और अनेक संस्कृत के विद्वान जो कंप्यूटर विज्ञान में भी दीक्षित हैं, वो इस पर काम कर रहे हैं। अम्बा कुलकर्णी हैं और पीर श्री रामानुजन हैं, जो सीडेक में कार्य करते रहे हैं, मीमांसा और वेद के अच्छे विद्वान हैं। तो एक संभावना है कि संस्कृत आज की तकनीकी युग में उसकी जो वैज्ञानिकता है, वह कहीं न कहीं उपादेय हो जाती है। इस पर हमको हमारे पूर्व राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल कलाम ने एक दीक्षांत समारोह में हमारे विश्वविद्यालय में हमारे बगल में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि संस्कृत का एक उपयोग कोड लैंग्वेज के रूप में फ़ौज के द्वारा किया जा सकता है। इसकी संभावनाओं को तलाशा जा सकता है, क्योंकि उसमें जो कोड लैंग्वेज बनाने की क्षमता है, कई तरह की क्षमता संस्कृत में कूट भाषा बनाने की है। वह अंकों की कूट भाषा कि हम मदन शर कहेंगे तो 5 की संख्या का बोध होगा। हम ब्रह्म कहेंगे तो 1 की संख्या का बोध होगा। इससे अंक हम न्यूमेरिकल्स में ना लिख कर के और भाषा में लिख सकते हैं। इस तरह की तो लंबी परंपरा संस्कृत में रही है, लेकिन अन्यथा भी कूट भाषा बनाने की प्रविधियाँ संस्कृत में जिस तरह की हैं, यह उन्होंने एक बात कही, लेकिन आज के तकनीक के युग में संस्कृत की जो वैज्ञानिकता है, उसका गहराई से संस्कृत भाषा का अध्ययन करके और उसका विनियोजन, सुविनियोजन किया जा सकता है। इन शब्दों के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त कर सकते हैं। अत्यंत संक्षेप में ही बात वेगावलोकन करते हुए स्थलीपुलाकन न्याय से की जा सकी। बहुत-बहुत धन्यवाद।